तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जेके कोडिंग पाठशाला इस चैनल पर। तो जैसे मैंने लगभग आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ा दिए, अभी जो 2 सब्जेक्ट बचे हुए हैं अपने इलेक्ट्रिक 3 हो गया और इलेक्ट्रिक 4 हो गया। तो जैसे अभी आपको चांस मिल गया है और मुझे भी वीडियो बनाने के लिए थोड़ा टाइम मिल गया है, तो इसलिए मैं अभी जो अपना इलेक्ट्रिक 4 है वो पहले पढ़ा देता हूँ, क्योंकि आपका कल वो पेपर होगा वायरलेस कम्युनिकेशन का, और उसके बाद मोबाइल कंप्यूटिंग का पेपर अपना ट्यूसडे को शिफ्ट हो गया है। तो हम उसके भी वीडियो अभी लाने वाले हैं। तो आप कहोगे सर बाकी लोगों के लिए क्या, कि जिनके डे ऑफ से या जो अलग सब्जेक्ट है उनके इलेक्टिव 3 और इलेक्टिव 4 के लिए, तो अभी मेरे खुद के जो इलेक्टिव है उनके ऊपर मैं ऑब्वियसली मैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। और मेरे साथ जिन्होंने ये जो मैंने इलेक्टिव लिए वही लिए हुए, तो उनके लिए अभी ये थोड़ा प्रॉफिटेबल है। और जिन्होंने नहीं लिया तो मैं उनको वादा करता हूँ कि एंड सेम के लिए आपके जो भी इलेक्टिव होगी वो सबसे ज़्यादा आप ज़्यादा लोगों को एक साथ लाओ, और उन सभी को जितनी ज़्यादा आपकी अमाउंट होगी उसी तरह हम उस सब्जेक्ट को डिमांड देंगे और आप क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से कंक्लूड कर पाएंगे। तो सबसे पहले वो बहुत सारे लोगों ने ये बोला है, पर अभी जो मोस्ट जो प्रायोरिटी बेसिस पर है वो है मोबाइल कंप्यूटिंग, और दूसरा जो अपना है वायरलेस कम्युनिकेशन। तो इन्हीं 2 के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। और एंड सेम के लिए मैं बाकी सभी जो इलेक्टिव होगी उनके नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, PYQs भी प्रोवाइड करूंगा, पर अभी एंड सेम के लिए इतना अभी एडजस्ट आप कर सकते हो। लगभग कई सारे लोगों की अभी पढ़ाई हो भी चुकी होगी, पर अभी हमें क्या करना है कि एक साथ थोड़ा थोड़ा करके हमें इसको भी ख़त्म कर डालना है। तो दोनों जो यूनिट होंगे WS अपने वायरलेस कम्युनिकेशन के यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2 हो गया, इन दोनों यूनिट को मैं एक ही साथ अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देखो कि इसके अंदर जो आपका अभी मोबाइल कंप्यूटिंग का पेपर लगभग 26 अगस्त को शिफ्ट हो चुका है, और अपना ये सैटरडे को जो पेपर होने वाला है 23 अगस्त को वायरलेस कम्युनिकेशन। तो इस वायरलेस कम्युनिकेशन को हम अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, उसके जो PYQs आए हैं उनको डिस्कस करते हैं, और हर एक पॉइंट को हम धीरे धीरे करके समझ लेते हैं। तो इसका सिलेबस आप देख सकते हो कि सिलेबस के अंदर मुझे जो पर्सनली देखने को मिला वो है कि पहले तो बहुत ईजी सिलेबस है, मतलब इतने पॉइंट दिए, तो ये दोनों यूनिट हम एक साथ मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस भी बहुत छोटा है और जल्द से जल्द उसे हम ख़त्म भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला वाला टॉपिक्स, इसके जो दोनों के PYQs भी मैंने एक ही साथ डाल दिए। वैसे मैंने बाद में वैसे स्पेसिफाई कर दूँ कि कौन से टॉपिक के ऊपर कौन कितने PYQs आए, तो उसी हिसाब से हम पढ़ते चलेंगे, तो हमारे लिए भी क्या होगा, वो अच्छा हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये समझते हैं कि इंट्रोडक्शन टू वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर हम समझते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ द मोबाइल कम्युनिकेशन। वैसे इसके ऊपर कोई स्पेशल PYQs नहीं आए, पर हम क्या करते हैं इसके ऊपर कि हम ये समझते हैं कि क्या इवोल्यूशन हुई। तो सबसे पहले जो इंटरनेट है, इंटरनेट की वजह से अलग अलग डिवाइसेस आ गए, वैसे ही नेटवर्क के अंदर भी थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशन आते चला गया। वायरलेस जो नेटवर्क हम यूज़ कर रहे हैं ना, अभी तो अपना इंडिया में तो 5G चल रहा है, आगे आगे जाके 6G भी आने वाला है। तो लगभग 2030 तक अपना 6G आने वाला है। तो क्या है 1G मतलब कि कब आया था, वो 1980s के अंदर आया था। वो सिर्फ क्या होता था, उसके अंदर सिर्फ वॉइस ओनली, सिर्फ वॉइस कॉल के ऊपर ही वो ज़्यादातर चलता था। उसके बाद 2G आया 1990s में, वो GSM और CD में टेक्नोलॉजी उसके अंदर यूज़ की गई। इस टेक्नोलॉजी के बारे में आप मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर भी पढ़ोगे। इसके अंदर क्या है, उसकी स्पीड देखोगे, नेटवर्क की स्पीड देखोगे तो थोड़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू। पहले तो 2.4 KB पर सेकेंड ही स्पीड थी 1G के लिए, अभी 2G के लिए और स्पीड बढ़ गई। उसके अंदर क्या आ गए, वॉइस कॉल और SMS आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। वैसे ही 2.5 GB 2.75 GB लेट 1990s में आई थी। वैसे 3G आया 2000 में, 4G LTE आया। 4G LTE कई सारे लोगों के अभी भी मोबाइल 4G LTE ही होंगे, उसके अंदर आप यूट्यूब वगैरह वो सभी देख सकते थे। वो अभी 5G आ चुका है 2019 से, अभी नाउ तक 5G हमारा चल रहा है। उसके अंदर अभी 1 से लेकर 10 गीगाबिट पर सेकेंड उसका स्पीड है। तो अभी देखो, आपने इंटरनेट कहीं भी जाओ तो एक्सेसिबल होता है और इजीली आप क्या करते हो, उसे यूज़ भी करते हो। IoT हो गया, AR/VR हो गया, ऑटोमेशन के अंदर इसका यूज़ मेनली अभी करने लगे। 6G अभी 2030 तक आ जाएगा। उसके अंदर भी क्या है, होलोग्राम्स, मेटावर्स, अप टू 1 TB पर सेकेंड उसका स्पीड रहने वाला है। तो इंटरनेट और तेज़ी से अभी होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को हम उसका मीनिंग हमें पता चलना चाहिए कि क्या होता है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन एक तरीका है डेटा, वॉइस या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का बिना किसी फिजिकल वायर या केबल के या रेडियो वेव्स के या माइक्रोवेव्स के या इंफ्रारेड सैटेलाइट या ब्लूटूथ जैसे सिग्नल्स का यूज करके ही हम क्या करते हैं कि
मुदर मतलब कोई भी हार्डवेयर यूज़ नहीं करने वाले, हमें जो भी डेटा ट्रांसफर करना है हम क्या करने वाले, विदाउट कोई हार्डवेयर का यूज़ नहीं करने वाले, वो डायरेक्टली हम किसकी मदद से करने वाले, वो वायरलेस जैसे कि रेडियोज हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इंफ्रारेड सैटेलाइट हो गया, या ब्लूटूथ जैसे सिग्नल का यूज़ करके हम क्या करने वाले, डेटा को ट्रांसमिट करने वाले। तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन, मतलब जिसके अंदर कोई भी वायर हम यूज़ नहीं कर रहे और तभी भी हम क्या कर रहे हैं, डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। इसकी और अच्छी तरीके की डेफिनेशन आप इधर देख सकते हो कि वायरलेस कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए बिना वायर्स के भेजी जाती है या रिसीव की जाती है, उसी को क्या कहते हैं, हम वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स हो गया, मोबाइल फ़ोन्स की आप क्या करते हो, इंटरनेट के थ्रू कई सारे डेटा वीडियोस वगैरह देखते हो। वैसे वाईफाई के अंदर, वाईफाई आपने रूम के अंदर लगाया पर आपको कोई ईथरनेट केबल अलग होता है, वो केबल का यूज़ करके नेट आप यूज़ करते हो डिवाइस के लिए। पर एक ऐसा है कि आपने अगर रूम में आते ही वाईफाई ऑन कर दिया तो आप डायरेक्टली क्या हो रहे हैं, उससे कनेक्ट हो रहे हैं। ब्लूटूथ डिवाइसेस भी कुछ जैसे कि आप हेडफोन वगैरह पहनते हो, वो भी क्या है, ब्लूटूथ डिवाइसेस के जरिए वो कनेक्टेड है, उसके मतलब जो अभी आ चुके हैं ना ब्लूटूथ वाले हेडफोन, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वैसे मोबाइल टू मोबाइल भी ब्लूटूथ हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर आप देखोगे, अभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। अभी के लिए आप समझो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्टिंग, जैसे आईपीएल का लाइव चल रहा है और आप घर में बैठकर वो क्या कर रहे हो, मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हो। आ गया समझ में। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके लिए कई सारे PYQs आ चुके हैं, तो ये देख सकते हो कि अगला जो टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपको भी वैसे तरीके से फोकस रहकर इस वीडियो को पूरा सुनना है। क्या होता है टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, पहला है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, दूसरा है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, तीसरा है इंफ्रा कम्युनिकेशन। ऐसे 3 टाइप के कम्युनिकेशन आपने आते हैं और इन्हीं 3 ही टाइप के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आप एक एक करके उससे अच्छे से पढ़ो, मैं जो बता रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो और क्या करो कि आपको एक एक करके सभी चीज़ें एक साथ अभी पढ़ना है, उसको अच्छे तरीके से समझना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को देखते हैं। क्या होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन? तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में सिग्नल को एक सैटेलाइट के थ्रू ट्रांसफर और रिसीव किया जाता है। क्या किया जाता है? एक सिग्नल्स को सैटेलाइट्स के थ्रू क्या किया जाता है? ट्रांसमिट और रिसीव किया जाता है। और ग्राउंड स्टेशन सिग्नल को क्या है? ग्राउंड स्टेशन सिग्नल को सैटेलाइट तक भेजते हैं और सैटेलाइट उस सिग्नल को दूसरे स्टेशन या डिवाइस तक वापस भेजते हैं। क्या करते हैं? ग्राउंड स्टेशन सिग्नल को सैटेलाइट तक भेजते हैं। ग्राउंड स्टेशन से सिग्नल को क्या करते हैं? सैटेलाइट तक भेजते हैं और सैटेलाइट उस सिग्नल को दूसरे स्टेशन या डिवाइस तक वापस भेजते हैं। सैटेलाइट क्या करता है? फिर दूसरा स्टेशन होगा, वहाँ पे क्या किया जाता है? वापस उसे भेजा जाता है। तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट कम्युनिकेशन करते हैं। मतलब कि आपका जो सिग्नल होगा वो क्या होगा? ग्राउंड स्टेशन के पास जाएगा, ग्राउंड स्टेशन से वो सैटेलाइट्स के पास जाएगा और सैटेलाइट्स क्या करेगा? दूसरे ग्राउंड स्टेशन पे भेजेगा और वहाँ पे क्या होगा? रिसीवर डिवाइस होगा, वो उसे रिसीव करेगा। तो ऐसे कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं हम? ऐसे कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं हम? सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहते हैं। आई होप अभी आपको ये टॉपिक समझा होगा और अभी जो डायग्राम से जो समझते हैं ना, वही आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है कि फर्स्ट मान लो कि आपका जो सिग्नल है वो कहाँ पे आया? फर्स्ट अर्थ स्टेशन पे या ग्राउंड स्टेशन में आया। यहाँ से वो क्या हो गया? सैटेलाइट्स के पास गया और सैटेलाइट से क्या आया? एक रिस्पॉन्स या रिसीव सिग्नल आया, उसे रिसीव करने के लिए क्या होगा? सेकेंड अर्थ स्टेशन होगा। क्या होगा? सेकेंड अर्थ स्टेशन होगा। मतलब क्या है? वो इसे रिसीव कर रहा है डाउन लिंक के द्वारा। तो रिसीव कर रहा है, सेकेंड अर्थ स्टेशन आया, वो क्या कर रहा है? उसको रिसीव कर रहा है। इधर से मैंने पास किया और इधर क्या कर रहा है? दूसरा स्टेशन उसे रिसीव कर रहा है। जो डिवाइस होगा वो क्या कर रहा है? उस सिग्नल को, सैटेलाइट से जो भी सिग्नल भेजा है उसे रिसीव करने का काम कर रहा है। तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहते हैं। उसकी वर्किंग प्रोसेस अभी देखोगे तो मैंने पहले भी समझा दी थी, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। फर्स्ट अर्थ स्टेशन मतलब कि ग्राउंड स्टेशन जो सिग्नल को सैटेलाइट तक भेजता है। जो फर्स्ट वाला था ना, वो क्या कर रहा था? ग्राउंड से सिग्नल को किसकी तरफ भेज रहा था? सैटेलाइट की तरफ भेज रहा था। और ऐसी की पॉइंट उसका यही कि उसको क्या कहते हैं हम? ट्रांसमीटर स्टेशन। मतलब कि जहाँ से आप फिर इसको क्या कर रहे हो? ट्रांसमिट कर रहे हो। कहाँ पे? सैटेलाइट के तरफ। अपलिंक मतलब क्या? सिग्नल को फर्स्ट अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट तक भेजा जाता है। क्या किया जाता है? अपलिंक मतलब कि जहाँ से आप फर्स्ट स्टेशन था वहाँ से क्या करो? सैटेलाइट की तरफ
वो सिग्नल भेज रहे हो, हाई फ्रीक्वेंसी का यूज़ होता है इसके अंदर। क्या होता है की पॉइंट इसके अंदर क्या होता है कि अभी वो सिग्नल को भेजना है, मतलब भेजना है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, तभी वो सैटेलाइट तक जाएगा। और सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट एक सिग्नल रिसीव करता है, एम्पलीफाई मतलब स्ट्रॉन्ग करता है और उसे प्रोसेस करता है, मतलब कि रिले की तरह एक्ट कर रहा है। मतलब जो भी सिग्नल्स आया उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है हमें, क्या उसकी इंफॉर्मेशन देनी, क्या चीज़ उसकी ढूंढ कर निकाल के देनी, वो प्रोसेस करने का काम कौन करता है, अपना सैटेलाइट करता है। मतलब एक रिले की तरह काम कर रहा है। डाउन लिंक क्या करती है, प्रोसीड सिग्नल सैटेलाइट से सेकेंड अर्थ स्टेशन तक भेजा जाता है। मतलब कि जो भी अभी देखो कि जो भी सिग्नल्स अभी प्रोसीड करने के बाद तैयार हुआ है उसे अभी नीचे फिर से भेजना पड़ेगा, क्योंकि तभी इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन होगा ना। तो नीचे भेजा जाएगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अपलिंक थोड़ी लो होती है। फ्रीक्वेंसी अपलिंक क्या होती है, थोड़ी लो होती है। डाउन लिंक मतलब क्या, अभी डाउन लिंक मतलब क्या, वो दूसरे स्टेशन पे भेजी जाएगी। क्या किया जाएगा, दूसरे स्टेशन पे उसे भेजा जाएगा। और सेकेंड अर्थ स्टेशन उसके बाद आएगा। सेकेंड अर्थ स्टेशन क्या करेगा, ग्राउंड स्टेशन, जो सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करके यूज़र तक पहुंचाता है। मतलब कि अभी सैटेलाइट ने जो भी रिस्पॉन्स एनालाइज करके दिया है उसे रिसीव करने का काम कौन करता है, सेकेंड अर्थ स्टेशन करता है। और वो सेकेंड अर्थ स्टेशन ही क्या होता है, अपना रिसीवर स्टेशन होता है। एक होता है ट्रांसमिशन स्टेशन सैटेलाइट और एक होता है रिसीवर स्टेशन, और फिर जाके यूज़र के पास आ जाता है। तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहते हैं। आई होप आपको अभी ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके अंदर कोई भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई भी इसे समझ सकता है अच्छी तरीके से। आ गया समझ में। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आप कह सकते हो कि एप्लीकेशन आप देखो, DTH टीवी टाटा स्काई एयरटेल, ये आपने टीवी वगैरह देखते हो तो उस समय भी टीवी का चैनल सिग्नल ब्रॉडकास्टर से सैटेलाइट तक भेजा जाता है। सैटेलाइट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, सेटअप बॉक्स तक वो भेजता है, और सेटअप बॉक्स से सिग्नल रिसीव करके टीवी पर चैनल चलाता है। टाटा स्काई डिश टीवी आप सभी को पता है। ये सभी जैसे GPS नेविगेशन हो गया, इंटरनेशनल कॉल हो गया, वेदर फॉरकास्टिंग हो गया, ये सभी डेटा को हम प्रोसेस करके आप तक जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, सैटेलाइट के थ्रू ही आ रहा है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू ही आ रहा है। अभी मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई आपको समझाने की जरूरत है, कोई भी इसे पढ़ के चला भी जाएगा ना तो भी एप्लीकेशन समझ जाएगा। तो इसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम नहीं बिताते। GPS को पता है कि GPS रिसीव सिग्नल रिक्वेस्ट सैटेलाइट को भेजता है, वो और सैटेलाइट उसे प्रोसेस करेगा, और जो उसे इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ तक भेजी जाएगी सेकेंड स्टेशन के अंदर। और आपको लास्ट में क्या होगा, आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो रिसीवर तक भेजने का काम कौन करेगा, स्टेशन वाला करेगा। वैसे ही होता है इंटरनेशनल कॉल्स और वेदर फॉरकास्टिंग, ये भी क्या है, सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन के थ्रू ही होते हैं। अभी दूसरा है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। आपको कि सर इतना जल्दी जल्दी क्यों भगा रहे हो, क्योंकि अभी हमें ऐसे टॉपिक पे फोकस करना है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा, जो समझ में आ रहा है वो क्या मेरे बताने से क्या होगा, उसके अंदर आपको वो एक बार पढ़ भी लोगे तो भी आपका काम बनने वाला है। तो हम ऐसे टॉपिक पे फोकस करेंगे कि जो आपको समझ में नहीं आ रहे। तो ये क्या है, अभी हमें दूसरा क्या देखना है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्निक है जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे कि 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज का यूज़ होता है। ये सिस्टम ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में लाइन ऑफ साइट्स पर वर्क करता है और फास्ट डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन करता है। तो ये आपको पता चला गया कि हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे कि 1 गीगाहर्ट्ज टू द 300 गीगाहर्ट्ज का यूज़ होता है। ये सिस्टम ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच लाइन ऑफ सिग्नल मतलब एलओएस पर वर्क करता है और फास्ट डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन करता है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के अंदर क्या यूज़ किया जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किया जा रहा है, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक उसकी फ्रीक्वेंसी अभी रहने वाली है। और इसके अंदर भी क्या होता है कि ट्रांसमीटर एक जगह है, रिसीवर एक जगह है, उनके बीच में क्या होगा, एक एलओएस होगी। क्या होंगी, एलओएस होंगी। अभी मुझे पता है आपको इसका आर्किटेक्चर देखने के बाद ही समझेगा कि क्या मैं क्या बता रहा हूँ क्या नहीं। डेफिनेशन जैसे समझो कि अभी क्या है, एक इनपुट है, यहाँ से क्या है, ट्रांसमीटर वो सिग्नल को रिसीव कर रहा है, ट्रांसमिट लाइन वो सिग्नल को क्या कर रहा है, आगे भेज रहा है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जाके जो भी आप सिग्नल भेज रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू क्या हो रहा है, उसे रिसीव ट्रांसमिशन लाइन से आता है और रिसीव करके आपका जो भी आउटपुट देना है वो देता है। पर आप कहोगे सर इसका मीनिंग भी बताओ क्या है, तो मीनिंग यही है कि सबसे पहले क्या है, इनपुट सिग्नल ट्रांसमिटमेंट दिया जाता है। वही किया ना हमने, इनपुट सिग्नल क्या किया जाता है, ट्रांसमिट के अंदर दिया जाता है। उसके बाद आप देखो क्या है, ट्रांसमिटेड इनपुट रेट को हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जो भी इनपुट आया है ट्रांसमीटर क्या करता है, उसे हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। कर दिया, हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट होने के बाद सिग्नल को ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू एंटीना से स्पेस में भेजा जाता है।
क्या किया जाता है, सिग्नल को ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू क्या एंटीना के थ्रू स्पेस में भेजने का काम किया जाता है। कर दिया। उसके बाद क्या है, माइक्रोवेव सिग्नल फ्री स्पेस से ट्रैवल करता है और रिसीविंग एंटीना तक पहुंचता है। यहाँ पे जो जा रही है ना उस स्पेस में, और इधर क्या है, रिसीवर एंटीना है। क्या करता है, रिसीवर एंटीना है। रिसीवर एंटीना सिग्नल को रिसीव करता है और ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू रिसीवर को भेजा जाता है। क्या किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू क्या किया जाता है, रिसीवर, यहाँ आपको दिख रहा है ना वो रिसीवर, रिसीवर को भेजा जाता है। आ गए समझ में। तो ये है अपना पूरा वर्किंग। और रिसीवर क्या करता है, सिग्नल को फिर से एम्पलीफाई और मॉड्यूलेशन करता है। मतलब कि पहले जो हमने एम्पलीफाई किया था उसको हम क्या करेंगे, पूरा एक्चुअल के अंदर अभी कन्वर्ट करेंगे और ओरिजिनल आउटपुट उसको दिया जाता है। मतलब जो इनपुट था उसी हिसाब से क्या किया जाएगा, आउटपुट के दिया जाएगा। पर हमें स्पेस में अगर उसे ला कर देना है तो हमें क्या करना पड़ेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिटेड की थ्रू हाई करनी पड़ेगी और रिसीवर की जगह डी मॉड्यूलेटर मतलब कि उसका मॉड्यूलेटर क्या करेगा, उस फ्रीक्वेंसी को कम कर देगा। ओरिजिनल जो फ्रीक्वेंसी थी वही आउटपुट आपको इसी हिसाब से जनरेट करके देगा। एप्लीकेशन आप कहोगे तो इसका भी एप्लीकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर होता है, मोबाइल नेटवर्क्स के अंदर होता है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग के अंदर होता है, रडार सिस्टम के अंदर होता है और इंटरनेट बैकबोन के अंदर भी उसका एप्लीकेशन होता है। ये एप्लीकेशन के ऊपर हम ज़्यादा टाइम नहीं बिता रहे क्योंकि मैंने लिखा है इतना अच्छे तरीके से कि आपको समझ में वो आ ही जाएगा। उसके बाद है अपना थर्ड वाला, वो है इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। तो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन एक क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है जो इंफ्रारेड मतलब कि 300 गीगाहर्ट्ज टू 400, आप कह सकते हो कि गीगाहर्ट्ज टू 400 हर्ट्ज तक का यूज़ करता है शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसफर के लिए। ये मोस्टली लाइन ऑफ साइट LOS बेस्ड होता है और टीवी रिमोट, वायरलेस माउस और डेटा शेयरिंग डिवाइसेस में यूज़ होता है। क्या होता है ये अभी आपको समझा, मुझे पता है किसी को भी नहीं समझा होगा। इंफ्रा कम्युनिकेशन एक क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है जो क्या है, इंफ्रा रेज, जैसे उसके अंदर क्या हो रहा था, माइक्रोवेव के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो रही थी, इधर क्या है, इंफ्रा रेज का यूज़ करके सेम क्या किया जाएगा, उसकी वर्किंग से अभी हम समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इनपुट सिग्नल आएगा ट्रांसमिटेड के थ्रू, उससे एम्पलीफाई किया जाएगा और क्या होगा, ट्रांसमिटेड मॉड्यूलेट किया जाएगा, मॉड्यूलेट करके IR सोर्स LED लेजर डायोड के भेजता है। उसके बाद क्या है, IR सोर्स सिग्नल को इंफ्रारेज के फॉर्म में इमिट करता है। IR सोर्स क्या करता है, सिग्नल को इंफ्रारेज के फॉर्म में इमिट करता है और रिसीवर क्या करता है, उसे फोटोडायोड IR सेंसर इंफ्रारेज को डिटेक्ट करता है। जो इंफ्रारेज आई रिसीवर क्या होगा, फोटोडायोड होगा, IR सेंसर हो गया, वो क्या करेगा, उसमें से जो इंफ्रारेज आई उसे डिटेक्ट करने का काम रिसीवर करता है और रिसीवर डीमॉड्यूलेशन और एम्प्लीफिकेशन करके सिग्नल को प्रोसेस करता है। क्या करता है, डीमॉड्यूलेशन और एम्प्लीफिकेशन करके सिग्नल को प्रोसेस करता है, फिर जाके आउटपुट सिग्नल ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है। क्या मिल रहा है, आउटपुट ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है। मुझे नहीं लगता ये भी आपको टॉपिक समझ में दिक्कत हो गई होगी, सिंपल सा है। इनपुट सिग्नल आएगा, ट्रांसमीटर उसे अप्लाई एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफाई करके वो IR सोर्स के पास भेजेगा, IR सोर्स क्या करेगा, उसे इंफ्रारेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, फिर जाके रिसीवर क्या करेगा, उसे रिसीव करके मतलब कि फोटोडायोड उसके अंदर होते हैं और IR सेंसर होते हैं, वो क्या करते हैं, उस रेस को डिटेक्ट कर लेते हैं। डिटेक्ट करने के बाद रिसीवर फिर से उसे क्या करता है, डीमॉड्यूलाइजेशन करके उसके ओरिजिनल आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है, ओरिजिनल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। आ गया समझ में। उसके बाद है अपना एप्लीकेशन ऑफ द इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। कौन कौन से एप्लीकेशन इंफ्रारेड कम्युनिकेशन के अंदर होते हैं, तो टीवी रिमोट, आप टीवी में रिमोट देखते हैं ना, वो सिग्नल कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आप अच्छे तरीके से सोफे से बैठे हो और आप रिमोट दबाते हो, जैसे कि अभी वो कैमरा हमारा कनेक्ट हुआ है, लाइट है ऑन हो चुकी है, इसके लिए भी कई सारे रिमोट है। क्या है, हर किसी के लिए कई सारे रिमोट है, वैसे कैमरे के लिए भी अलग रिमोट होता है। ये रेज कैसे ट्रांसफर हो रही है, इसी इंफ्रारेड कम्युनिकेशन की वजह से ही हो रही है। वायरलेस माउस हो गया, अपना कीबोर्ड हो गया, या आप सभी को पता ही होगा, कई सारे लोग अभी यूज़ भी कर रहे होंगे। डेटा ट्रांसफर मतलब कि मोबाइल फ़ोन लैपटॉप के बीच शॉर्ट रेंज डेटा एक्सचेंज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। IR कैमरा मतलब कि नाइट विजन और सर्वेलेंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मेडिकल डिवाइसेज जैसे कि पेशेंट मॉनिटरिंग और वायरलेस सेंसर में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये एप्लीकेशन आप समझ सकते हो और खुद के मन से भी अच्छी तरीके से लिख सकते हो। अभी जो मेन दूसरा PYQs मुझे देखने को मिला कि उसके PYQs को मतलब कि जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है वायरलेस कम्युनिकेशन, उसको क्या करो आप कंपेयर करो, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो उसको क्या करता हूँ मैं अभी अच्छे तरीके से समझाता हूँ क्या होता है इसके अंदर। तो इसका PYQs आप देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी रेंज इसके अंदर देखोगे तो पहले फ्रीक्वेंसी रेंज है सैटेलाइट कम्युनिकेशन की 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 40 गीगाहर्ट्ज तक। उसके बाद है 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक। उसके बाद इसका है 300 गीगाहर्ट्ज तो 430
टी हर्ट्स, मतलब कि THz आप उसे कह सकते हो। ये क्या है उसकी, आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी की रेंज हो गई। आगे समझ में, तो इसको आप क्या करो, उसको याद ही रख लो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की रेंज आपको पता होगी तो आप उतनी जल्दी बता पाओगे। डिस्टेंस कवरेज देखोगे तो वेरी लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने का मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। इधर मीडियम मतलब कि माइक्रोवेव्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब कि 10 to 100 किलोमीटर तक ही आपका ये माइक्रोवेव कम्युनिकेशन वैलिड है। वेरी शॉर्ट मतलब कि फ्यू मीटर्स के लिए इंफ्रारेड कम्युनिकेशन क्या है अपना अच्छा चल सकता है। येलोएस क्या है, येलोएस किसके अंदर है, सैटेलाइट टू अर्थ स्टेशन तक उसकी येलोएस होती है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसकी किसके अंदर होती है, माइक्रोवेव टावर टू टावर येलोएस उसके अंदर रिक्वायर्ड होती है। स्ट्रिक्ट टू स्ट्रिक्ट येलोएस रिक्वायर्ड किसके अंदर होती है, इंफ्रारेड, इसीलिए शॉर्ट डिस्टेंस तक ही वो लिमिटेड रहता है। जैसे समझो स्पेस सैटेलाइट इन ऑर्बिट, मीडियम कौन सी यूज़ की जाती है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, स्पेस का यूज़ किया जाता है। उसी के साथ सैटेलाइट और ऑर्बिट का यूज़ किया जाता है। स्पेस के अंदर क्या आता है, सैटेलाइट इन ऑर्बिट का यूज़ किया जाता है। वैसे ही अपना माइक्रोवेव किसके अंदर होता है, जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या होता है, मोस्टली मीडियम उसका यूज़ होता है। और ये डायरेक्टली एयर टू एयर क्या होता है, एयर के अंदर ही हम रिमोट चलाते हैं तो एयर हमारे आसपास होती है, उसी के अंदर वो क्या होता है, कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। हाई मतलब कि डिपेंड्स ऑन द बैंडविड्थ लेटेंसी, हाई स्पीड लो लेटेंसी, लो टू मीडियम स्पीड। स्पीड किसके अंदर ज़्यादा होती है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, ऑब्वियसली आपको जीपीएस लोकेशन जल्दी क्यों ट्रैक करके मिलता है, क्योंकि सैटेलाइट के थ्रू आपका डेटा प्रोसेस होकर आ रहा है, तो आप कहीं भी होगे कौन सा भी लोकेशन सर्च करोगे तो भी आपको क्या होगा, वो मिलने ही वाला है। हाई ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस वेरी लो, और ये निग्लेजिबल, डिले किसके अंदर होता है, इसके अंदर हाई डिले होता है, क्योंकि वो ज़्यादा पर नियरली 250 मिली सेकेंड का डिले होता है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर नहीं होता। इसके अंदर डिले बहुत ही कम होता है, और इसके अंदर नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि यहाँ से रिमोट दबाओगे डायरेक्टली आपको रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा। सैटेलाइट अर्थ स्टेशन एंड डिमिनिस पैराबोलिक डिश एंटेनास टावर IR LED फोटो डायोड्स, ये सभी है, ये आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो, ज़्यादा हमें इसके अंदर टाइम वेस्ट नहीं करता। अभी जो नेक्स्ट मुझे आपको बताना है वो है, क्या बताना है मुझे आपको, कि इम्पोर्टेंस ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन वायरलेस कम्युनिकेशन। वैसे ये क्वेश्चन भी मुझे पता है आप सभी को, ये मैंने जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन बताया वहाँ से भी आप कर सकते हो, पर मैं एक बार थोड़ा सा पॉइंट के ऊपर जाकर आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, ग्लोबल कवरेज। ग्लोबल कवरेज क्या करता है, सैटेलाइट से पूरे ग्लोब के किसी भी कॉर्नर में कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। ये जीपीएस नेविगेशन आपने देखा ना, ये क्या हो रहा है कि सैटेलाइट के पूरे ग्लोबल किसी भी कॉर्नर में कम्युनिकेशन पॉसिबल उसके अंदर होता है। लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर कम्युनिकेशन आप अच्छे से कर सकते हो, जैसे कि एक सैटेलाइट थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक डेटा ट्रांसमिट हो सकती है। ब्रॉडकास्ट सर्विसेज मतलब कि सैटेलाइट की एक ही टाइम में बिलियंस ऑफ यूजर्स जैसे कि टीवी, रेडियो और DTH सिग्नल भेज सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर उसका यूज़ होगा, नेविगेशन एंड जीपीएस के अंदर होगा, साइंटिफिक वेदर फोरकास्टिंग के अंदर, मिलिट्री के अंदर, हाई डेटा कैपेसिटी के अंदर। ऐसा कोई अभी बचा नहीं कि उसके अंदर अभी सैटेलाइट वायरलेस कम्युनिकेशन का यूज़ ही नहीं होता। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द फील्ड के अंदर अभी सैटेलाइट वायरलेस कम्युनिकेशन यूज़ ही किया जाता है। तो आपको जो भी एप्लीकेशन बताए वो इसके अंदर आप डाल सकते हो। इंपॉर्टेंस के अंदर लगभग यही बताया गया है कि क्यों सैटेलाइट कम्युनिकेशन जरूरी है, तो इसी को आप क्या करना है, लिखना है। मैंने इसके अंदर सभी चीज़ें दे दी है, तो ये भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अभी जो लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का वो है जनरेशन ऑफ सेलुलर नेटवर्क, मतलब कि 1G 2G 3G 4G 5G 6G, इसके बारे में अभी जानना है। इसके ऊपर वैसे एक दो ही POI क्विज आया है कि डिफरेंट जनरेशन को क्या करो, एक्सप्लेन करो, और 4G क्या होता है और 4G और 5G को क्या करो, कंपेयर करो। वैसे मैंने 1G से लेकर 5G तक सब कुछ कंपेयर करके देख लिया है, सभी को आपको नोट्स के अंदर प्रोवाइड कर दिया, तो आप ये भी अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हो। आ गया समझ में। अभी जो हमें जो मेन फोकस देना है कि सेलुलर नेटवर्क जनरलाइजेशन क्या होता है, तो 1G to 5G हमें सब कुछ समझना है। तो 1G के अंदर क्या था, मैंने पहले भी आपको ये टेबल के अंदर दिखा दिया है कि प्योर एनालॉग सिस्टम था ये 1G। उसके अंदर सिर्फ क्या होता था कि सिर्फ वॉइस कॉल को सपोर्ट करता है, कोई SMS या डेटा को इसके लिए सपोर्ट नहीं करता। सिक्योरिटी बहुत वीक थी, कॉल्स इजीली टैप हो सकती थी, कॉल टैपिंग का पता है ना आपको, कॉल इजीली टैप हो सकती थी 1G के अंदर। उसका स्पीड आप देखोगे तो 2.4 KB पर सेकेंड ही उसका स्पीड था। एग्जाम्पल जैसे कि लार्ज मोबाइल फोन सिर्फ कॉलिंग के लिए, जैसे कि मोटेला, डायनेटेक ऐसे यूज़ किए जाते थे। अभी वो मीनिंग भी, प्रोनाउंसिएशन भी मुझे अच्छे तरीके से नहीं जम रहा है। अभी क्या करता हूँ मैं, 1G के बारे में आपको पता चल गया कि क्या कैसे होता है, पर मेन जो अभी मुझे आपको पढ़ाना है 2G मतलब क्या, सेकेंड जनरेशन 1990s के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी। वॉइस SMS टेक्स्ट मैसेज पॉसिबल हुआ इसके अंदर 2G के अंदर।
इंटरनेट भी था लेकिन बहुत स्लो था, केबी पर सेकंड के अंदर ही था। लगभग उसकी स्पीड आप देखोगे तो 64 केबी पर सेकंड तक ही थी। नोकिया हो गया, एसएमएस रिंगटोन्स का ज़माना उस टाइम था, मतलब कि ये नोकिया वाले जो फ़ोन थे ना उसी समय आए थे 2G के समय में। 3G के अंदर देखोगे थर्ड जनरेशन के अंदर डेटा सर्विसेज इंप्रूव हुए, जैसे कि वॉइस, एसएमएस, इंटरनेट, वीडियो कॉलिंग सपोर्ट करता था। इंटरनेट स्पीड ज़्यादा केबी पर सेकंड टू फ्यू एमबी पर सेकंड तक वो स्पीड आई। मल्टीमीडिया सर्विसेज जैसे कि ईमेल, ब्राउजरिंग, वीडियो चैट्स पॉपुलर हुए और स्पीड 2 MB पर सेकंड से 21 MB पर सेकंड हो गए। ये यूनिट बहुत ईजी है, आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा लिख सकते हो, जिसको लिखने के ज़्यादा 15 पेजेस भरने हैं वो भर सकता है। इसके अंदर कोई ऐसा लिमिट नहीं है, क्योंकि सभी चीज़ें आपको पता है तभी भी मैं नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे पता है कि आपको एग्ज़ाम से पहले पढ़कर ही जाना अच्छा लगता होगा, क्योंकि कोई ऐसे लोग होते हैं कि जो सिर्फ जाके क्या करते पेपर के अंदर बैठ जाते हैं और फिर भी पूरा पेपर लिख के आते। वो भी कम्युनिटी मुझे पता है, क्योंकि वो भी उनका अच्छा टेक्निक है कि आप उसी समय आंसर तैयार करते हो, मतलब ये क्या छोटी बात नहीं है, उससे रिलेटेड कुछ तो लिख के आते हो तभी भी पास हो सकते हैं। ऐसे कई सारे लोग होते हैं। आगे समझ में 3G थर्ड जनरेशन 2000 में आया था। इसके अंदर भी आप देखो ऑलमोस्ट सभी पिक्चर आए थे। उसकी स्पीड देखोगे तो 2 MB पर से लेकर 21 MB पर सेकेंड तक थी। अभी हम जो 4G और 5G मोस्टली यूज़ करते तो उसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। हाई स्पीड इंटरनेट रिवॉल्यूशन, मतलब कि VoLTE वॉइस ओवर LTE, हाई क्वालिटी वॉइस कॉल, HD वीडियो स्ट्रीमिंग, फास्ट ब्राउजिंग, ऑनलाइन गेमिंग, स्पीड लगभग देखोगे तो 100 MB पर सेकेंड से लेकर 1 गीगाबाइट्स पर सेकेंड। Jio 4G लॉन्च इन इंडिया 2016। यूट्यूब OTT प्लेटफॉर्म बूम के अंदर इसका 4G का सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ था। 5G क्या है, 5th जनरेशन 2020 लार्ज जनरेशन, अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट 1 to 10 गीगाबिट पर सेकेंड, वेरी लो लेटेंसी लेस देन 1 मीटर सेकेंड, रियल टाइम रिस्पॉन्स, सपोर्ट फॉर IoT, स्मार्ट सिटीज़, AR VR, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और रिमोट सर्जरीज के अंदर उसका यूज़ किया जाएगा। 5G फोन्स इन इंडिया 2022 के अंदर आ चुके हैं। और अभी मेरे जो ऑलमोस्ट सभी लोग अभी जो यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, 5G फ़ोन को ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी कंपैरिजन में मैं जो बताया वो भी कंपैरिजन था, यहाँ पे भी कंपैरिजन है, तो इसको भी आप क्या करो एक बार पढ़ लो। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, और नेक्स्ट यूनिट के लिए भी आपको अच्छा सा आगे भी पूरा कंटिन्यू करना है। आपको यहाँ से थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा बोर लगा हुआ, क्योंकि जो अभी एनर्जी, मतलब कि अभी देखो कि मैं अभी आपका पूरा दिन भर में कंटेंट भी तैयार किया, तभी दोपहर तक हुआ। वो कंटेंट तैयार करने के बाद मैंने वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ी एनर्जी आपको डाउन दिख सकती है, पर मैं अभी देखो यूनिट 2 के अंदर फिर से एनर्जी आपको वापस देख। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 के ऊपर। पहला वाला यूनिट था वो बहुत ही ईजी था, इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। मैंने उसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं बताया, वो लगभग आप देख सकते हैं कि आधे घंटे तक वो यूनिट चलाए। पर आगे जो यूनिट है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग सकता है, तो फिर से आप क्या करो, इस यूनिट को अच्छी तरीके से देखो, और अपनी एनर्जी भी अभी आपको पहले यूनिट में जो दिख रही थी उससे अच्छी अभी देखने को मिल जाएगी। तो इसके अंदर आप क्या देखना है, फंडामेंटल्स ऑफ सेलुलर एंड LTE टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको पढ़ना है। क्या होता है फंडामेंटल्स ऑफ सेलुलर्स एंड LTE टेक्नोलॉजी, इसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सभी POI क्विज को डिस्कस किया है, इसके अंदर कोई भी POI क्विज मैंने छोड़ा नहीं। जो मुझे 2 पेपर देखने को मिले वो दोनों पेपर मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से उनके नोट्स प्रॉपर कर दिए है। उसी के साथ मैं आपको ये समझाने भी वाला हूँ। तो क्या है सेलुलर सिस्टम के बारे में अभी हम समझते हैं कि क्या होता है सेलुलर सिस्टम। सेलुलर सिस्टम एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है जो लार्ज एरिया को छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड करता है। क्या करता है, एक ऐसी वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्निक है, वो क्या करता है, लार्ज एरियाज को क्या करता है, छोटे छोटे एरियाज में या सेल्स में डिवाइड करने का काम किसके अंदर किया जाता है, सेलुलर सिस्टम के अंदर किया जाता है। हर सेल अपना बेस स्टेशन BTS होता है, जो एक लिमिटेड एरिया में मोबाइल यूज़र को नेटवर्क प्रोवाइड करता है। एक बेस स्टेशन होता है, वो क्या करता है, एक लिमिटेड एरिया में मोबाइल यूज़र को नेटवर्क प्रोवाइड करता है। कौन, अपने जो हर एक जगह पे ना एक बेस स्टेशन होता है, टावर आप कहते हो उसे, हर एक क्या किया जाता है कि सेल के फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। सेल के अंदर, एक सेल के अंदर क्या होगा, एक बेस स्टेशन होगा या कई सारे बेस स्टेशन हो सकते हैं। उस बेस स्टेशन के थ्रू आप क्या कर रहे हो, उस इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हो, और वो उसी एरिया के तक क्या होता है, नेटवर्क उसका लिमिटेड होता है, और वो एरिया को क्या करता है, अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड करने का काम करता है। इसका मेन यूज़ यही है कि फ्रीक्वेंसी रियूज़ और एफिशिएंट कवरेज देना बिना इंटरफेस के। क्या रियूज़ है उसका, फ्रीक्वेंसी रियूज़ और एफिशिएंट कवरेज देना बिना इंटरफेस के, यही क्या काम है,
यही कॉन्सेप्ट है किसका, सेलुलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो। आ गए समझ में। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है अपना सेलुलर सिस्टम। और इस सेलुलर सिस्टम का डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे दिया है, तो इसी को निकालो आप। सेलुलर सिस्टम आपको बताया गया और उसको एक्सप्लेन करने को बोला, तो यही डायग्राम आप निकालो। तो उसके अंदर आप देख सकते हो क्या है, बेस स्टेशन है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर है, एमएनसी है, सेल्स है, अलग अलग हर एक सेल्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक बेस स्टेशन देखने को मिल जाएगा, और एक जैसे डिवाइस वो आपको अभी दिख रहे हैं वो यूज आप करोगे। स्ट्रक्चर मैंने जैसे बताया कि क्या होता है सेलुलर सिस्टम की इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट। तो पहला है सेल, एक हेक्सागोनल जैसे हनीकॉम शेप एरियाज जो एक बीटीएस कवर करता है। ये क्या है, एक बीटीएस उस हेक्सागोनल शेप्स के अंदर क्या करता है, सबको कवर करने का काम करता है। थोड़ी देर रुको, अभी मैं एक काम करके आता हूँ। आ गए समझ में। क्या करता है कि हर एक सेल के अंदर एक बेस स्टेशन होता है। क्या होता है, एक बेस स्टेशन होता है। हर सेल अपना क्या हुआ एंटीना होता है जो उस सेल के अंदर के मोबाइल फोन के साथ कम्युनिकेट करता है। कौन, एक बेस स्टेशन के अंदर एक एंटीना होता है, वो क्या करता है उस सेल के अंदर जो भी मोबाइल यूजर है उनके साथ कम्युनिकेशन करने का काम कौन करता है, वो बेस स्टेशन जो एक सेल के अंदर होता है। मोबाइल स्विचिंग सेंटर मतलब क्या है, एक सेंट्रल हब होता है जो मल्टीपल बीटीएस को कनेक्ट करता है, और कॉल राउटिंग एसएमएस हैंड ऑफ हैंडल करने का काम कौन करता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर अपना करता है। मोबाइल फोन्स मतलब एमएस यूजर डिवाइस जो बीटीएस के साथ सिग्नल एक्सचेंज करता है, कौन है अपना मोबाइल फोन्स। ये चारों पॉइंट्स आपको वहाँ लिखने पड़ेंगे उस स्ट्रक्चर के अंदर। काम कैसे करता है, काम आप देखो कि अगर तुमने एक सिटी में हो और फोन कॉल करते हो तो तुम्हारा सिग्नल नियरेस्ट बीटीएस के पास जाता है। क्या होता है, आप एक सिटी के अंदर हो, मान लो कि आप नासिक में हो और आप पुणे में जो बैठा है उसको कॉल करते हो, तो क्या किया जाता है, कॉल करते हो तो तुम्हारा सिग्नल नियरेस्ट बीटीएस के पास क्या किया जाता है, एक सिटी के अंदर आप हो, तुम्हारा सिग्नल क्या किया जाएगा, नियरेस्ट बीटीएस के पास भेजा जाएगा। वहाँ से बीटीएस मतलब कि मोबाइल स्विचिंग के पास जाएगा, फिर उस दूसरे के बीटीएस के पास जाता है, जहाँ पे जैसे पुणे के जो बीटीएस होगा वहाँ पे क्या किया जाएगा, पास वहाँ किया जाएगा, फिर जाके वो कॉल कनेक्ट होता है। क्या होता है, फिर जाके वो कॉल कनेक्ट होता है। जब तुम मूव करते हो एक सेल से दूसरे सेल में, तो सिस्टम हैंड ऑफ करके देता है, तुम्हारा सेल कट नहीं होता, सिमलेसली ट्रांसफर हो जाता है। मूव करते हो ना, तो मूव करते समय मान लो कि आप एक एरिया में हो, तो बेस स्टेशन अगर उस रीजन से आप बाहर चले गए ना, तो आपको क्या किया जाता है, उसको फिर से दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है, और फिर जाके आपको क्या लगता है, आपको ऐसा लगता भी नहीं कि आपका कॉल कट हुआ है। मतलब आप गाड़ी पे हो और आप क्या कर रहे हो, कंटिन्यूसली चल रहे हो, तो उस समय आपका जो फोन होगा वो क्या होगा कि जो नियरेस्ट बेस स्टेशन होगा उसके साथ क्या कनेक्ट हो जाएगा, अगर आप उस बेस स्टेशन के एरिया से बाहर चले हो। आगे समझ में। तो ऐसे काम करता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके अंदर फ्रीक्वेंसी रियूज, हम उसको अच्छी तरीके से देखेंगे, हैंड ऑफ को भी समझेंगे, और सेल स्प्लिटिंग को यही समझ लेते हैं। सेल स्प्लिटिंग मतलब क्या, जब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है तो बड़ा सेल छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर दिया जाता है, इंक्रीज कैपेसिटी बढ़ाने। ट्रैफिक ज़्यादा मतलब एक एरिया में बहुत ज़्यादा लोग होने लगे तो क्या किया जाता है, वहाँ पे सेल्स का डिवाइडेशन किया जाता है। हैंड ऑफ मतलब क्या, जब एक यूजर के एक सेल से दूसरे सेल में मूव करता है तो कॉल डेटा ट्रांसफर अल्टरनेटली न्यू बेटिक्स पे शिफ्ट होता है। जैसे जो शिफ्ट हो रहा था ना, वो क्या कहते हैं, हम हैंड ऑफ उसे कहते हैं। फ्रीक्वेंसी रियूज मतलब कि सेम फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग सेल में रियूज किया जाता है, दूसरे से दूर होते हैं। मतलब एक फ्रीक्वेंसी को क्या किया जाता है, दूसरे एक सेल के अंदर जो फ्रीक्वेंसी उसे क्या कहते हैं, दूसरे सेल के अंदर यूज किया जाता है। एक दूसरे से क्या होते हैं, वो दूर मतलब कि समझो सेम फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग सेल में रियूज किया जाता है। सेम फ्रीक्वेंसीज को क्या किया जाता है, अलग अलग सेल के अंदर यूज किया जाता है, एक दूसरे से दूर होते हैं, इससे स्पेक्ट्रम एफिशिएंटली यूज होता है। इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं आगे समझाऊंगा, तो आपको इधर समझ ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज आप पढ़ लो। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है हेक्सागोनल ज्योमेट्री, सेल्स एंड कॉन्सेप्ट, फ्रीक्वेंसी रियूज, यही सारे कंसेप्ट है, उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा वेट, थोड़ी देर आप क्या करो, इस टॉपिक को देखो, और जो मैंने इधर आपको दिखाया है उसको क्या करो, आप पढ़ो अच्छे तरीके से। ये पढ़ के चले गए तो भी आपका काम बन जाएगा। तो ये टॉपिक मैंने छोड़ा है तो इसको अभी पढ़ लो, मैं थोड़ी देर पानी पीता। पढ़ लिया,
तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है हेक्सागोनल ज्योमेट्री सेल्स एंड कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंसी रीयूज। इन तीनों कॉन्सेप्ट को हमें अच्छे से पढ़ना है। उसके अंदर आप देखोगे क्या क्या हमें करना है कि शॉर्ट नोट विद द डायग्राम सेल्स, राइट शॉर्ट नोट विद द डायग्राम सेल्स एंड सेल ज्योमेट्री। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है, पर हम डायरेक्टली चलते हैं आपने क्या होता है हेक्सागोनल ज्योमेट्री सेल स्ट्रक्चर क्या होता है उसके ऊपर हम चलते हैं। तो सेल का शेप जरूरी है, क्यों जरूरी है? शेप का अगर शेप अच्छे से डिफाइन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इसको अभी हम पहले समझते हैं और फिर जाके हम हेक्सागोनल ज्योमेट्री के बारे में समझते हैं। क्या होता है सेल का शेप क्यों जरूरी है? सेलुलर सिस्टम में पूरा सर्विस एरिया छोटे छोटे पार्ट्स सेल्स में डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? सेलुलर सिस्टम में पूरा सर्विस क्या किया जाता है? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हर सेल का एक बेस स्टेशन होता है जो उस एरिया में कॉन्वर्ज देता है। लेकिन क्वेश्चन आता है सेल्स का शेप कैसा हो। क्या होता है कि हर एरिया को क्या किया जाता है? छोटे छोटे सेल में डिवाइड किया जाता है। पर अभी ये क्वेश्चन आता है कि सेल का शेप कैसे हो। इस सेल का शेप कैसे हो? तो अलग अलग शेप हो सकते हैं ना, आ गए समझ में? अलग अलग शेप होते हैं, तो उस शेप के हिसाब से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे शेप के अंदर आप कह सकते हो कि सर्कल आ सकता है, स्क्वायर भी कर सकते हैं हम, रेक्टेंगल के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं। हेक्सागोनल क्यों बेस्ट चॉइस रखी ये अभी हम समझते हैं। तो सर्कल आपको पता ही कैसे दिखता है, पता है ना? सर्कल कॉन्वर्ज अच्छा देता है, लेकिन सर्कल जब एक साथ रखेंगे तो गैप ओवरलैप होता है। मतलब कि ऐसे ऐसे रखो, आपने क्या रखा है, जैसे आप समझो कि ये क्या है, सर्कल रखा तो बीच में छूट जा रहा है ना एक पोर्शन, मतलब कि सभी जगह रेंज आ रही है और बीच में एक लोगों को रेंज नहीं मिल रही, तो ये भी क्या है, एक लॉस है। जैसे कि स्क्वायर एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, लेकिन सेंटर से डिस्टेंस हर जगह इक्वल नहीं होता है। जैसे कि समझो स्क्वायर, ट्रायंगल मैंने ये रखा, सब कुछ कवर हो जाएगा, सब कुछ क्या होगा, कवर होगा। पर जो एक बेसिक होगा उससे क्या होगा, सेंटर से ये दूर होगा, ये बहुत दूर होगा। मान लो ये साइड ज़्यादा बढ़ गई तो ये भी दूर हो जाएगा। तो ये क्या है, थोड़ा सा नेटवर्क के लिए प्रॉब्लम दे सकता है स्क्वायर और ट्रायंगल वाला। दूसरा है हेक्सागन, क्यों है? क्योंकि हर जगह से इक्वल डिस्टेंस होता है हेक्सागन के अंदर। आप सभी को पता है हेक्सागन बेंजीन जैसा, जैसे इधर देखो ये हेक्सागन ही है, हेक्सागोनल ज्योमेट्री स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, ये क्या करता है कि हर जगह से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे ही है ना, क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस पे अपना होता है। ये आप देख सकते हो कि हर जगह से क्या है, इक्वल डिस्टेंस होता है, कोई गैप उसके अंदर नहीं बचता है और कोई ओवरलैप उसके अंदर नहीं होता, और स्पेक्ट्रम इफिशिएंटली उसके अंदर यूज होता है। मतलब ये एक देखो, हर एक सेल के अंदर बेस स्टेशन आपको नजर आ रहे होंगे, और ये देखो ये शेप पूरा कैसे अच्छे तरीके से कवर हो चुका है ना। तो इसके अंदर आपको बेस स्टेशन यहाँ है, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह क्या देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस ही आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए क्या किया है, हेक्सागोनल सेल स्ट्रक्चर का यूज हमने किया है। हर सेल हेक्सागोनल शेप में कंसीडर किया जाता है। हर हेक्सागोन के सेंटर में बेस स्टेशन होता है। हेक्सागोन के हनीकॉम स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे पूरा एरिया एफिशिएंटली कवर होता है। अभी थोड़ी एनर्जी मेरी डाउन दिख रही होगी क्योंकि मैं सुबह से कंटेंट बना रहा हूँ, सुबह से मैं इसके ऊपर काम दे रहा हूँ, और सुबह से मैं ऑलमोस्ट डीएसए के 2 लेक्चर भी ले चुका हूँ, और फिर जाके आपको ये तीसरा लेक्चर दिख रहा है। पर कोई बात नहीं, हम तभी भी पूरा करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि आपका कल पेपर है और मेरा भी है, तो मुझे भी अच्छा पढ़ना ही पड़ेगा और आपको भी ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये सब कुछ मैनेज करके ही मुझे आगे बढ़ना पड़ता है। तो क्या है 4 एडवांटेजेस ऑफ हेक्सागोनल ज्योमेट्री? यूनिफॉर्म कवरेज, बिना गैप या ओवरलैप के, फ्रीक्वेंसी रीयूज हो जाता है, हैंड ऑफ मतलब एक सेल से दूसरे सेल ईजी और एफिशिएंट होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, रेडियस, एरिया सब कुछ सिंपल इसके अंदर होता है। ये सभी जो चीज़ें हैं एडवांटेज वगैरह मैंने आपको पहले बता दिए। जैसे हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसी के साथ पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। फिर भी मैं एक बार अच्छी तरीके से आपको जब पढ़ोगे तो लिखने के लिए ईजी हो जाएगा। ये एक बार समरी आप समझ सकते हो क्या है। हेक्सागोन के बारे में भी लिखा है एग्जाम्पल। जैसे सोचो एक सिटी के हेक्सागोन में डिवाइड कर दिया है, तो हर हेक्सागोन के बीच में टावर लगा हो। अब तुम घूमते फिर भी हो तो हर जगह कंटिन्यूअस नेटवर्क मिलेगा बिना कॉल कट के। ये किसकी वजह से होता है? हेक्सागोनल सेलुलर आर्किटेक्चर की वजह से होता है। सेलुलर सिस्टम में हेक्सागोनल ज्योमेट्री इसलिए यूज होती है क्योंकि ये एक ऐसा शेप है जो पूरा एरिया इफिशिएंटली कवर करता है बिना ओवरलैप और गैप के, और फ्रीक्वेंसी रीयूज को इजी बनाता है, और
हैंड ऑफ प्रोसेस को स्मूथ करने का काम ही कौन करता है? अपना हेक्सागोनल आर्किटेक्चर करता है। आ गया समझ में? तो यही पॉइंट था उसके अंदर। सेल और ज्योमेट्री के अंदर आप यही चीज़ें लिख सकते हो, क्या मैंने बताया। वैसे भी वो जो क्वेश्चन है सेल ज्योमेट्री वाला, उसका आंसर कैसे लिखना है वो भी मैंने आगे दे दिया है, उसको सिर्फ मेंशन करूंगा, उसके ऊपर टाइम ज़्यादा नहीं बिताऊंगा। अभी जो मेन टर्म आता है वो फ्रीक्वेंसी रियूज का कॉन्सेप्ट आपको पेपर के अंदर लिखना है, तो उसको अभी हम समझ लेते हैं। क्या होता है फ्रीक्वेंसी रियूज? फ्रीक्वेंसी रियूज सेलुलर सिस्टम में अवेलेबल स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी बैंड, मतलब कि स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बैंड लिमिटेड होता है। क्या होता है? सेलुलर सिस्टम के अंदर जो फ्रीक्वेंसी बैंड यूज़ किया जा रहा है, जो स्पेक्ट्रम आप यूज़ कर रहे हो, वो क्या होता है? लिमिटेड होता है। अगर यूज़र के अलग फ्रीक्वेंसी देने पड़े तो फ्रीक्वेंसी जल्दी खत्म हो जाएगी। हर यूज़र को अलग अलग फ्रीक्वेंसी देने लगेंगी तो क्या हो जाएगा? वो फ्रीक्वेंसी खत्म हो जाएगी। इससे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्रीक्वेंसी रियूज नाम का कंसेप्ट आया। आ गया समझ में? मतलब कि जैसे समझो कि फ्रीक्वेंसी रियूज का मतलब है कि एक फ्रीक्वेंसी को सेट को अलग अलग सेल में दोबारा यूज करना, लेकिन इस तरह से कीजिए कि इंटरफेस उसके अंदर ना हो। अलग अलग सेल में क्या करना है? एक ही सेम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना, पर एक ध्यान में रखो कि कोई भी इंटरफेस इसके अंदर ना हो। इसी कंसेप्ट को आप क्या कहते हो? फ्रीक्वेंसी रियूज कहते हो। पर मुझे पता है ये उसमें से आपको सिर्फ पता चल गया है कि फ्रीक्वेंसी रियूज क्या है, पर एक्चुअल में हमें जो पढ़ना है कि उसके अंदर क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैसे काम करता है उसको पहले समझना पड़ेगा। तो कैसे काम करता है? पूरे सर्विस को क्या करता है? इधर आप देखो, पूरे सर्विस एरिया को हेक्सागोनल सेल्स में डिवाइड करता है। क्या करता है? पूरे सर्विस एरिया को क्या करता है? हेक्सागोनल सेल में डिवाइड करता है। जैसे कि समझो हेक्सागोनल सेल्स में डिवाइड करता है मतलब क्या करता है? हेक्सागोनल सेल में डिवाइड करता है मतलब क्या करता है कि आपका जो भी एरिया होगा उस एरिया को क्या किया जाएगा? उसमें से सभी पार्ट को क्या किया जाएगा? एक हेक्सागोनल सेल के अंदर डिवाइड किया जाएगा। उससे क्या होता है ये मैंने आपको पीछे समझा दिया था कि हेक्सागोनल सेल के अंदर आप देखोगे तो उस बेस स्टेशन से आप कहीं भी जाते हो ना, वहाँ हैंड ऑफ मतलब कि आपका कॉल क्या होगा? कट उसकी वजह से नहीं होता। तो पूरे सर्विस एरिया को हेक्सागोनल सेल में डिवाइड करते हैं। पहले बात तो फ्रीक्वेंसी रियूज करने के लिए। उसके बाद है हर सेल को कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी बैंड असाइन होती है। जैसे आप क्या करते हो कि जैसे समझो कि पूरा सर्विस है हेक्सागोनल सेल फॉर्म में वो दिया गया है, तो उस हर जो हेक्सागोनल सेल होता है ना, उसको क्या किया जाता है? एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी बैंड असाइन किया जाता है। क्या किया जाता है? एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी बैंड हम क्या करते हैं? उसे असाइन करते हैं। दूर दूर वाले सेल्स जो एक दूसरे से क्लोज नहीं है सेम फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं। जो दूर दूर वाले सेल है जो एक फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्लोज नहीं, उनको क्या कर सकते हैं हम? सेम फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे तो इंटरफेस क्या होगा? उसके अंदर कम होगा। मतलब एक फ्रीक्वेंसी मल्टीपल जगह पर यूज होती है, बस उनके बीच का डिस्टेंस ऐसा रखा जाता है कि सिग्नल इंटरफेयर ना करे। मतलब दूर दूर के होंगे ना, वहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी यूज किए जाएंगी। तो उसी को क्या कहते हैं हम? फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट कहते हैं। सोचो तुम्हारे पास 3 फ्रीक्वेंसी है, जैसे F1, F2, F3, ये 3 फ्रीक्वेंसी आपके पास अवेलेबल है, और एक हेक्सागोनल क्लस्टर बनाओगे जिसमें 3 अलग अलग सेल्स में असाइन करोगे। क्या होगा? एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर जैसे मैंने पीछे दिखाया था ना, उसके अंदर क्या होगा? वो फ्रीक्वेंसी अलग अलग जगह पे असाइन की जाएगी। जैसे अब नेक्स्ट क्लस्टर में फिर F1, F2, F3 यूज़ किया जाएगा। वो सभी क्या होंगे? एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होंगे, तभी वो क्या कर सकते हैं? हम उस फ्रीक्वेंसी का यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा? वो फ्रीक्वेंसी का इंटरफेस भी हो सकता है। मतलब आपने कोई कॉल लगाया, वो कॉल क्या हो जाएगा? किसी और को भी फॉरवर्ड होने का चांस हो सकता है। तो हमेशा आपको क्या करना है? उस एरिया के वाइज ही क्या करना है? उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग आपको रखनी है। तो ये जो पार्ट है लगभग हम कहाँ तक पहुँच गए, जो मैंने अब तक जो पढ़ा है ना, सिलेबस के अनुसार आप देखोगे तो मैंने लगभग अपना पहला वाला जो पार्ट है जो हेक्सागोनल ज्योमेट्री, मतलब पहले 2 टॉपिक अभी लगभग ख़त्म हो चुके हैं। अभी हम देखते हैं LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। उसके बाद है कि उसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी और उसका आर्किटेक्चर कैसे का होता है, इसको हम समझते हैं। और फिर जाके इनमें से 2 मॉडल के ऊपर ही हम ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी की थ्योरी मैंने लिख दी है, तो वो थ्योरी भी जाके आप पढ़ सकते हो। पहले मैं क्या करता हूँ कि PYQ जिसके ऊपर आया है उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ। ये अभी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अभी एडवांटेज के ऊपर ध्यान देना है हमें कि एडवांटेज आपको यही में देखने को मिलेगा कि फ्रीक्वेंसी रियूज की वजह से क्या होता है कि लिमिटेड स्पेक्ट्रम का इफिशिएंट यूज़ होता है। जैसे मैंने बताया कि आप जो यूज़ कर रहे हो उसके अंदर क्या है कि जो स्पेक्ट्रम है, जो फ्रीक्वेंसी, वो क्या है? डिफाइन है। और अगर मान लो कि यूज़र के हिसाब से अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते गए तो वो फ्रीक्वेंसी क्या लगेगी? ज़्यादा लगेगी। पर इससे अच्छा यह हो सकता है कि जो करंट जो फ्रीक्वेंसी वो क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। उसका ही हमें अगर इफिशिएंट वे से सॉल्व करना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी रियूज का यूज़ करना पड़ेगा।
ज़्यादा यूज़र को सर्व कर पाते हैं इसकी वजह से। आगे समझ में, सेलुलर सिस्टम की कैपेसिटी इसकी वजह से बढ़ जाती है। रियल लाइफ एग्जांपल आप इसको पढ़ सकते हो, पर मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी रीयूज क्या है। एक टेक्निक है जिसमें सेम फ्रीक्वेंसी को मल्टीपल सेल्स में दोबारा यूज किया जाता है। उससे क्या होता है, लेकिन उन सेल्स को कितना दूर रखा जाता है, उन सेल्स को इतना दूर रखा जाता है कि इंटरफेस ना हो। इसी लिमिटेड स्पेक्ट्रम को एफिशिएंट यूज होता है। आगे समझ में, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी यूज का कंसेप्ट कहते हैं। और ये सेल और सेल ज्योमेट्री, इसको आप पढ़ सकते हो, मैंने पहले भी बता दिया था। मेन जो अभी बात है हैंड ऑफ क्या होता है उसको अभी मुझे बताना है। तो हैंड ऑफ ये क्या है, जब एक मोबाइल, इसको अच्छे तरीके से समझो क्या होता है हैंड ऑफ। हैंड ऑफ क्या है, जब एक मोबाइल यूज़र एक सेल के कवरेज एरिया से दूसरे सेल में मूव करता है। मतलब कि मान लो आप एक एरिया में हो, एरिया 1 है, उसकी जो सेल कवरेज है वो सिर्फ इसी एरिया तक लिमिटेड है। एग्जाम्पल आप इसे समझो, जैसे आप क्या करते हो कि दूसरे इस सेल से बाहर जाते हो तो दूसरे सेल के अंदर कोई और होगा, कोई और बेस स्टेशन होगा, वो क्या करेगा उसको, मतलब कि आपकी कॉल चालू है एक एरिया के अंदर और आगे आपको कंटिन्यू करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस बेस स्टेशन के अंदर भी कोई क्या होगा, दूसरे सेल पे क्या होता है, मूव करता है और आपका कॉल और जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो क्या करता है, ऑन गेन रखने का काम करता है। दूसरे बेस स्टेशन पे एक बेस स्टेशन है, उस एरिया को कवर करता है। आप मान लो दूसरे एरिया के अंदर चले गए तो वहाँ पे भी एक बेस स्टेशन होगा, वो क्या करेगा, उस आपके जो कॉल है उसको क्या करेगा, मेंटेन करने का काम करेगा। एट सेल बाउंड्री मतलब करंट सेल सिग्नल का वीक हो जाता है, नेबरिंग सेल का सिग्नल स्ट्रांग हो जाता है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को न्यू सेल पे शिफ्ट करने का काम करता है सेल बाउंड्री के ऊपर। जिससे आपके जो करंट होगा ना वो वीक होता चल जाएगा और नेक्स्ट जो होगा ना वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली क्या करता है, नेक्स्ट बेस स्टेशन के ऊपर आपको अपना जो सिग्नल है उसको भेज देता है। इसके टाइप स्टेप्स आप देखोगे तो मोबाइल स्टेशन सिग्नल मेजर करता है। MSC जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर था वो डिसाइड करता है कि टावर का सिग्नल स्ट्रॉन्ग कहाँ है, नया चैनल को एलोकेट करता है, उसी के साथ कनेक्शन स्मूथली ट्रांसपोर्ट इसके अंदर हो जाता है। ऐसे प्रोसेस मतलब आप समझो कि एक एरिया के अंदर आपका कॉल चल रहा है, जैसे आप उस एरिया के जो बाउंड्री से बाहर चले जाते हो तो आपके कॉल को कंटिन्यू रखने के लिए, आपके कॉल को आगे से मतलब उस एरिया के बाहर जाने के बाद ही आपका कॉल चलता रहे, वो जो प्रोसेस होती है उसी को क्या कहते हैं, हम हैंड ऑफ कहते हैं। वैसे तो इसके दो टाइप होते हैं, एक है अपना हार्ड हैंड ऑफ, दूसरा है सॉफ्ट हैंड ऑफ, मतलब कि ब्रेक बिफोर मेक, दूसरा है मेक बिफोर ब्रेक। एग्जाम्पल, कॉल करते हुए बाइक एक टावर से दूसरी टावर एरिया में जाना और कॉल कंटिन्यू रहता है, वो प्रोसेस किसके अंदर आती है, अपनी किसके अंदर आती है, हैंड ऑफ की सिनेरियो के अंदर आती है। ये क्वेश्चन भी 5 मार्क के लिए पूछा गया था, तो इसको भी आपको यही लिखना है जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ इंग्लिश के अंदर लिखो, मैं समझने के लिए सिर्फ आपको इधर हाई इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अपना माइक्रोसेल जोन कॉन्सेप्ट, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन भी आप देखोगे तो 5 मार्क के लिए आया हुआ है। और जो दोनों जो PYQs पेपर देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे, उन दोनों के अंदर मुझे ये क्वेश्चन देखने को मिला। इसको भी क्या करता हूँ मैं अच्छी तरीके से आपको बता दूँ। तो पहले देखो डेफिनेशन क्या है, सेल्यूलर सिस्टम में एक सेल छोटे छोटे जोन्स माइक्रोसेल में डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है, सेल्यूलर सिस्टम एक सेल को छोटे छोटे माइक्रोसेल में डिवाइड किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट मेनली अर्बन एरियाज़ में, मतलब कि गाँव वगैरह वहाँ पे यूज़ किया जाता है और ट्रैफिक ज़्यादा होती है और कवरेज इंप्रूव करना होता है, उस जगह पे क्या किया जाता है, माइक्रोसेल का यूज़ किया जाता है। आगे समझे, जैसे समझो कि एक बेस स्टेशन मल्टीपल सेल जोन्स एंटीनास को सर्व करता है। एक बेस स्टेशन क्या करता है, मल्टीपल जोन एंटीनास को कवर करता है और हर माइक्रोसेल जोन का एक अपना डायरेक्शनल एंटीना होता है जो यूज़र को कवर करता है। जब यूज़र मूव करता है तो कॉल जोन से जोन एंड ओवर होती है, पर सेल के अंदर ही रहती है। इससे हैंडओवर लोड कम हो जाता है और कैपेसिटी इंक्रीज होती है। आगे समझ में क्या होता है, एक बेस स्टेशन ने मल्टीपल जोन एंटीनास को सर्व करता है। एक ऐसा बेस स्टेशन क्या करता है, मल्टीपल जोन एंटीनास को सर्व करता है। हर माइक्रोसेल जोन का अपना डायरेक्शनल एंटीना होता है। क्या होता है, हर एक माइक्रोसेल के अंदर एक डायरेक्शनल एंटीना होता है जो यूज़र को कवर करता है। जब यूज़र मूव करता है ना तो क्या होता है, सेल जोन से जोन हैंडओवर होती है पर सेल के अंदर ही रहती है। इस हैंडओवर का लोड कम हो जाता है और कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उस जगह हम क्या करते हैं, इस माइक्रोसेल जोन कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। तो इसका जो एडवांटेज है वो आप पढ़ सकते हो कि हाई डेंसिटी यूज़र को हैंडल करने के लिए कॉल की क्वालिटी इंप्रूव करनी होती है उसकी वजह से, और हैंडओवर लेटेंसी कम हो जाती है क्योंकि सेम बेस स्टेशन के अंदर चेंज होता है और फ्रीक्वेंसी रीयूज इसके अंदर इफिशिएंटली होती है। तो इसके लिए ये माइक्रोसेल जोन कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। आगे समझ में, अभी जो नेक्स्ट मुझे आपको बताना है
वो है क्या है अपना उसका आर्किटेक्चर। तो एक देखो क्या है अपना एक बेस स्टेशन हो गया है, ये क्या है एक पूरी सेल है। उस सेल के अंदर क्या है कि मान लो कि कुछ एरियाज़ के अंदर ज़्यादा लोड है तो क्या किया जाता है एक माइक्रो सेल तैयार की जाती है और वहाँ पे उस माइक्रो सेल का क्या होता है अलग एक देखो ये बेस स्टेशन हो गया मेन अपना सेल वाला, एक बेस स्टेशन हो गया, फिर से एक देखो फिर से एक जोन एंटीना हो गया है। इधर भी क्या है एक माइक्रो सेल का जोन 1 है, जो माइक्रो सेल का जोन 1 है वो आपको देखने को मिलेगा। तो सेल के अंदर कई सारे अलग अलग सेल बनाना ही क्या होता है अपना माइक्रो सेल जोन कॉन्सेप्ट होता है। उससे क्या होता है कि उस एरिया में अगर ज़्यादा लोग भी हो गए यूज़र भी हो गए तो उनको अच्छी क्वालिटी की वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से होता है। कौन से माइक्रो सेल जोन कॉन्सेप्ट की वजह से ही होता है। ये डायग्राम आपको अच्छे से निकालना है और आगे की प्रोसीजर सेम ही आपको करनी। तो अभी जो टॉपिक बचा है वो LTE ही, उस LTE को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं और LTE के प्रोटोकॉल मॉडल को भी हम डिस्कस करते हैं और यही सब कुछ है। तो मैं चाहता हूँ कि इसी को अभी इसको ख़त्म कर देता हूँ। कितनी बजे कितने बजे अभी? तो अभी जो टॉपिक है इसके लिए अभी मेरा नेक्स्ट लेक्चर है 5 बजे। तो मैंने इसका सभी नोट्स नीचे प्रोवाइड कर दिए। तो आप क्या करो इन सभी टॉपिक को, ये थोड़े इंपॉर्टेंट भी आर्किटेक्चर हो गया मॉडल हो गया, इनके नोट्स मैंने नीचे प्रोवाइड कर दिए। अच्छी तरीके से पढ़ो, कोई डाउट नहीं आएगा मुझे लगता है, क्योंकि वो आर्किटेक्चर आपको सिर्फ मतलब कि ध्यान में रखना है उसे अच्छी तरीके से, और उसकी प्रोसेस भी मैंने वहाँ बता दी है तो आपको डायरेक्टली वो समझ में आ जाएगा। तो इसको आप पढ़ लो और थोड़ा इसके लिए अभी एडजस्ट करो। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम मोबाइल कंप्यूटिंग को और अच्छे से कवर करेंगे और इन सब के लिए जो भी मुझे लगा कि टाइम इफिशिएंटली आपको देना पड़ेगा तो मैं पहले से ही अभी क्या करता हूँ 1 शॉट बना के रखूँगा, पर अपलोड में सही टाइम पे कर दूंगा उसे। और सभी चीज़ें को हम इंक्लूड करेंगे। आपकी जो भी नोट्स मुझे अलग अलग इलेक्टिव 3 हो गया, इलेक्टिव 4 जो मुझे प्रोवाइड करने वो पहले से ही अभी मैं बना के रखूँगा, क्योंकि अभी जो टाइम मैनेज करने में जो दिक्कत आ रही है उसको हमें सॉल्व करना है। बाकी सब कुछ तो क्वालिटी हमारी अच्छी है, आप सभी का रिस्पांस भी मुझे देखने को मिला। थैंक यू सो मच। आपने अभी जो मेरे अभी सब्सक्राइबर थे वो अच्छी तरीके से अभी बढ़ भी चुके हैं, 631 तक हम आ चुके। इससे पहले 450 तक ही थे, 480 तक थे शायद, पर आपने इतना अच्छा सपोर्ट किया, हर कोई कमेंट कर रहा है। तो ये भी वीडियो अच्छी तरीके से आप देखो, समझो, उसके नोट्स पढ़ो और आपको थोड़ी भी मेरी वजह से हेल्प हो गई होगी तो नीचे एक कमेंट से कर देना और लाइक कर देना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी